डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, मेथड स्टडी। बेसिकली ये मेथड स्टडी के पहले हमने पढ़ाए थे वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में भी जो है काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर अप किए थे, जिसमें मुख्य रूप से वर्क स्टडी की डिफिनीशन बताए थे कि ये एक जो है सेट ऑफ टेक्निक है जो चीज़ों को सिंप्लीफाई करता है, स्टैंडर्डाइज करता है, ओवरऑल मेजर करता है कि चीज़ें ऑर्गेनाइजेशनल गोल के अर्थात ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं, ह्यूमन की इफ़िशियंसी इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करते हुए जो हमारे रिसोर्सेस हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहा है कि नहीं। रिसोर्सेस मतलब जो भी मटेरियल है, मशीन है या मैन है, मनी है, इन सब का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है और कुल मिलाकर के प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। प्रोडक्टिविटी मतलब चीज़ें बेटर हो रही हैं, ईजियर हो रही हैं, ह्यूमन एफर्ट कम हो रहा है, चीज़ें सस्ती बन रही हैं, जल्दी बन रही हैं, सेफ्टी बढ़ रही है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट बढ़ रही है, कस्टमर हमारा सेटिस्फाई है, कस्टमर की जो है सेटिस्फेक्शन से कंपनी की एक ब्रांड वैल्यू बन रही है और ओवरऑल सोसाइटी की प्रोस्पेरिटी भी बढ़ रही है। ये सब क्या होता है? प्रोडक्टिविटी। एंड कुल मिलाकर के इस प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और रिडक्शन ऑफ कॉस्ट इज द मेन एम ऑफ वर्क स्टडी। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक में बताए थे वर्क स्टडी की टेक्निक। इस टेक्निक में जो है दो टेक्निक हमने बताए थे कि वर्क स्टडी इज बेसिकली पार्ट ऑफ मेथड स्टडी, दैट इज आल्सो कॉल्ड मोशन स्टडी, एंड वर्क मेजरमेंट। चीज़ों को डेवलप करना, इम्प्लीमेंट करना और साथ में ही जो हमने किया उससे हमें कुछ प्रॉफिट हुआ कि नहीं विद इन द टाइम, दैट इज बेसिकली वर्क मेजरमेंट। लेक्चर नंबर 91 में, जस्ट इसके पिछले लेक्चर में, इन दोनों की ऑब्जेक्टिव बताए थे, एडवांटेज बताए थे और डिटेल कॉन्सेप्ट बताए थे। लेकिन आज मेथड स्टडी के अंदर और भी डिटेल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, इसके स्कोप क्या हैं उसकी बात करेंगे, इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं और मेथड स्टडी के क्या फायदे हैं, ये चीज़ों पे बात करेंगे। मेथड स्टडी एक सिंगल लेक्चर में कवर अप नहीं हो सकता है, इसलिए 3 से 4 लेक्चर में ये कवर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है फैक्टर्स बताएंगे, फिर प्रोसेस चार्ट बताएंगे। इस तरह से अब ये चीज़ें चली हैं तो चलते रहेगी अगले 3 से 4 लेक्चर में। तो आइए हम पहले समझें कि मेथड स्टडी क्या है, एक बार और इसको समझें। तो बेसिकली मेथड स्टडी जो है, यदि हम डिफाइन करें कि मेथड स्टडी है क्या, तो मेथड स्टडी इज द बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन इनटू द प्रोडक्टिव वर्क। दैट मीन्स सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, एनालिसिस, critical examination of existing method of doing work for the development and application of easier, effective, thereby reducing the cost। ठीक है, तो मेथड स्टडी इज द इंटीग्रेशन ऑफ जो है रिसोर्सेस एंड प्रोडक्टिविटी। अब इसको समझिएगा, मतलब रिसोर्स क्या है? रिसोर्स जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी 6M है, और प्रोडक्टिविटी माने चीज़ें जो है, अभी हमने प्रोडक्टिविटी का बताया भी था कि प्रोडक्टिविटी है क्या बेसिकली। तो प्रोडक्टिविटी जो है आपका जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो बेटर बने, ईजियर बने, चीपर बने, सेफर बने, कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपको मिले, क्वालिटी अच्छी मिले, आउटपुट बेहतर मिले। ये सारी चीज़ें किस में आती है? प्रोडक्टिविटी में। तो अब डिफाइन यदि करना हो और अब दूसरे तरीके से, तो ये सिस्टमेटिक मेथड स्टडी हम बोल सकते हैं कि मेथड स्टडी इज द सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन। सिर्फ एग्जाम लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा, क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ
एग्जिस्टिंग, जो एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड मेथड, अब एग्जिस्टिंग कोई मेथड है उसका भी एग्जामिनेशन करना है, और जो नया वाला प्रपोज किया कि नहीं ये काम नहीं, ये वाला जो है मेथड ज़्यादा अच्छा है, तो प्रपोज्ड मेथड्स ऑफ डूइंग वर्क फॉर द development and application of easier, चीज़ों को आसान बना दें, easier, and effective by reducing the cost। समझिएगा कि हम चीज़ों को रिकॉर्ड करें, एनालाइज करें और एग्जामिन करें कि कौन सा मेथड हमारे लिए सही है। जो अभी मेथड से काम कर रहे थे वही मेथड सही है कि मेथड में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। उससे क्या होगा कि काम हमारा आसान हो जाए, ईजियर हो जाए, इफेक्टिव हो जाए, और ये दोनों तब होना चाहिए जब कॉस्ट भी रिड्यूस हो। मतलब कॉस्ट बढ़ा करके कोई मेथड आप डेवलप कर दिए तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। कॉस्ट यदि बढ़ रहा है तो उसके कंपैरिजन में प्रोडक्ट की जो है क्वालिटी और आउटपुट भी बढ़ना चाहिए, नहीं तो जो है उसका कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिलाकर के मेथड स्टडी बेसिकली चीज़ों को सिंप्लीफाई करता है। जो भी वर्किंग मेथड है, सिंप्लीफाई द वर्किंग मेथड। अब कैसे करता है ये 3 से 4 लेक्चर में कवर होगा। सिंप्लीफाई करता है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करता है, ये हमने बता दिया था आपको अभी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करता है, रिसोर्स की जो यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम करता है, और जो है डिस्क्राइब करता है कि रिसोर्स को कैसे यूज करना है, हाउ टू अचीव द टारगेट। ये जो है आपको मेथड स्टडी जो है डिटेल में बताता है कि मेथड हाउ टू अचीव द गोल विद इन द टाइम। एक जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड मेथड है। फिर मटेरियल हो गया, टाइम हो गया, पावर हो गया, मनी हो गया, वो कितना कंज्यूम हो रहा है इसमें, इसके ऊपर भी जो है मेथड स्टडी का पूरा जो है फोकस होता है। ये क्या है, एक प्रोसेस होता है मेथड स्टडी। मैं बार बार बता रहा हूँ, इट इज बीइंग एसोसिएटेड टू इंश्योर द सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो एग्जिस्टिंग फैक्टर है उसमें क्या हम चेंज कर सकते हैं, उसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यदि हम देखें मेथड स्टडी का, तो देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ द मेथड स्टडी। देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ मेथड स्टडी। अब 3 एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं, 3 एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो पहला एस्पेक्ट है कि मेथड स्टडी इज कंसर्न्ड विथ ब्रॉड इन्वेस्टिगेशन एंड इम्प्रूवमेंट। मतलब ब्रॉडर इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड द गैप फॉर इम्प्रूवमेंट। कहाँ पे इम्प्रूव करना है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ये चीज जो है फाइंड आउट करना सबसे पहला जो है काम है। दूसरा काम है कि डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करें। दूसरा काम है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कि दिक्कत कहाँ पे है। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन क्या किस में करते हैं कि हमारे वर्कर के साइड से दिक्कत है, वर्कर के साइड से दिक्कत है, या मशीन के साइड से दिक्कत है, या मेथड में दिक्कत है, या आदमी तो सही है लेकिन काम करने का तरीका गलत इजाद कर लिया है, या जो है
पॉलिटिक्स तो नहीं चल रहा है, तो इन्वायरमेंट की भी चेक कर लीजिए कि सामने वाला गप मारने में ही तो व्यस्त नहीं है कि हमारा जो है वर्कर भी सही है, मशीन भी सही है, लेकिन वह पार्टी पॉलिटिक्स है। ऐसा तो नहीं है कि जो है हमारे जो है नॉइज लेवल सही हो, सॉरी नॉइज लेवल बहुत खतरनाक है, उस मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि बॉडी पोस्चर उसका सही नहीं है, मतलब कुर्सी ही सही नहीं है, कुर्सी पे 2 घंटा बैठता है और जो है कमर दर्द करने लगता है। ऐसा तो नहीं है कि आजू बाजू का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा टेम्परेचर में भी आदमी काम नहीं कर पाता है, ज़्यादा गर्मी लग रही हो, ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो, तो काम करने का एक प्रॉपर इन्वायरमेंट, एक क्लाइमेट जो है, तो डिटेल ईटीसी जो भी हो, यहाँ पे हमने एक टेंटेटिव लिखा, तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन की दिक्कत कहाँ पे आ रही है। ऐसा तो नहीं कि वर्कर काम करने आया और उसका जो बॉस है आते ही डांट दिया, तो दिक्कत किस में है, बॉस में दिक्कत है। अब डांट दिया, प्यार से भी तो बोल सकता था, लेकिन प्यार से न बोल करके वो डांट दिया तो क्या हो गया, उसका मूड खराब हो गया वर्कर का। काम जो 6 घंटा में कर सकता है वो 12 घंटा में काम करेगा, जहाँ प्रोडक्टिविटी वो जो है 100 देता था वो 40 दे करके जाएगा। जाओ, अपना क्या जा रहा है, जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतना ही वो करेगा, एक्स्ट्रा काम करेगा ही नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसके बाद डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद भी जो तीसरा एस्पेक्ट जो हमने आपको बताया, तीसरा एस्पेक्ट थर्ड, वो तीसरा एस्पेक्ट आता है माइक्रो इन्वेस्टिगेशन का, माइक्रो मोशन स्टडी। माइक्रो मोशन स्टडी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रो मोशन स्टडी में जो है रैपिड मूवमेंट ऑफ द हैंड करते हैं, रैपिड मूवमेंट ऑफ हैंड्स, मटेरियल ईटीसी का सबका करते हैं। कि ऐसा तो नहीं कि उसमें दिक्कत हो, लिम्स ऑफ द वर्कर प्रॉपर चल रहे हैं कि नहीं, उसके लिए स्पेस मिल रहा है कि नहीं, तो जो हाथ हिला रहा है डुला रहा है स्पेस है कि नहीं, रेस्ट करने के लिए वॉकिंग डिस्टेंस उसके पास है कि नहीं। दैट मीन्स कि कुल मिलाकर के एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर हो जो ऑल फैसेट्स ऑफ जो है हम बोल सकते हैं कि मेथड स्टडी इनकम्पासेस, या बोल सकते हैं इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ या ऑल फैसेट्स ऑफ ह्यूमन वर्क। देखिए इंडस्ट्री में मेल फीमेल का भी जो है बहुत फर्क पड़ता है। कुछ काम ऐसा है कि मेल परफेक्टली कर लेते हैं, कुछ काम ऐसा है कि फीमेल बहुत परफेक्टली कर लेती हैं। तो पोटेंशियल जानना बहुत ज़रूरी है वर्कर का भी। ये भी जो है इंडिया में का जो एजुकेशन सिस्टम है कि मछली को पेड़ पे चढ़ने सिखाते हैं और बंदर को तैरने सिखाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है लेकुना है कि जो भी डायरेक्टर या बॉस है, सुपरवाइजर है, यदि उसकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं है वर्कर से, तो वर्कर को ऐसा काम दे देगा जो उससे हो ही नहीं पाता हो। जब हो नहीं पाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी और उसको निकाल बाहर कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के मोशन स्टडी या मेथड स्टडी, इसी को जो है मोशन स्टडी भी कहते हैं, याद रखिएगा, मोशन स्टडी भी कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो जो है कुछ एस्पेक्ट्स को छोड़ दिया और उसी एस्पेक्ट्स में लेकुना था। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेथड स्टडी का। अब इसके बाद थोड़ा सा मेथड स्टडी, या इसी को हम यहाँ लिख देते हैं, या मोशन स्टडी और मेथड स्टडी। अब देखिए, अब नेक्स्ट पार्ट आता है क्या, स्कोप। इसका स्कोप क्या है, तो स्कोप तो इतना है, स्कोप ऑफ मेथड स्टडी। चाय बनाने के तो हजारों मेथड इजाद हो गए हैं, तो कंपनी में काम करने का मेथड यदि इजाद किया जाए तो और अच्छा ही है। तो मेथड स्टडी में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है आपका यहाँ पर कि लेआउट जो है सही हो कंपनी का। ये भी एक जो है जिसको वास्तु दोष बोलते हैं ना, बेसिकली ये ज्योतिष या जो है वैदिक नहीं, ये प्योर टेक्निकल और साइंटिफिक चीज़ें हैं, क्योंकि उसी से आपकी जो है बहुत सारी वर्किंग कंडीशन
और एर्गोनोमी डिफाइन होता है। एर्गोनोमिक जो है इस लेआउट से ही जो है बहुत कुछ जो है कि सनलाइट प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो है। फिर डिस्टेंस में मेनली मटेरियल हैंडलिंग की डिस्टेंस जो है क्या है, तो ये भी बहुत जो है, जो जहाँ है थोड़ा बहुत पास में यदि कर सकते हो तो सही है, उसका भी ऑप्टिमाइजेशन, उसके लिए भी जो है बहुत सारा पार्ट जो है सप्लाई चेन मैनेज मेथड में जो है मेथड्स हैं कि ऑप्टिमम डिस्टेंस कैसे निकालें। फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है मेंटेन करना होता है, तो वहाँ भी मेथड स्टडी जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्वालिटी स्टैंडर्ड, कौन सा मटेरियल किस तरह से किस कंडीशन में यूज होगा, ये भी जो है। तो मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, पावर जिसको बोलते हैं, इंजन का पावर हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी पावर हो, या टारगेट हो। टारगेट मतलब वर्कर को जो टारगेट दिया गया, ऐसा तो नहीं टारगेट दिया शुरू में ही टारगेट सुनकर के ही वो जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाए। फिर जो है ऑपरेटर एंड ऑपरेशन, किस तरह से ऑपरेशन कौन सा है, कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, शॉर्ट ऑफ पर्सन तो नहीं है। फिर जो है इम्प्रूवमेंट का टारगेट जो दिया गया है वो क्विकली और इकोनॉमिकली के साथ, शॉर्ट टर्म है कि क्विकली एंड इकोनॉमिकली, दोनों होना चाहिए। इकोनॉमिकली, ठीक है ना, पैसा भी बचाना है और जल्दी भी करना है। ऐसा नहीं कि जल्दी कर दिए और काम खराब कर दिए, या पैसा तो बचा लिए लेकिन काम खराब कर दिए। तो क्विकली, इकोनॉमिकली एंड क्वालिटी को मेंटेन करते हुए, मेंटेनिंग दी क्वालिटी। तो कोई भी काम करना है तो उसको पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि वो शॉर्ट टर्म का काम है या लॉन्ग टर्म का काम है। पहले जो है एक्सेप्ट करने के पहले मैनेजमेंट को प्रेजेंट किया जाए कि ये जो गोल है, ये जो इन्वेस्टमेंट है। अब कंपनी क्या करती है, वर्कर बोलता है कि ये मशीन पुरानी हो गई है, कि नई मशीन लाओ। तो जब नई मशीन वो लाएगा 20 लाख का, तो चाहता है कि जितना मैक्सिमम आउटपुट ले सके, जितना जल्दी ले सके। वो जल्दी के चक्कर में क्या होता है कि मशीन पे ओवरलोडिंग हो जाती है कई बार। तो मैनेजर या वर्कर को समझाना पड़ेगा कि भाई ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इससे आपको इतना इतना फ़ायदा होगा, लेकिन ये फ़ायदा शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा है। कुछ चीज़ें जैसे ब्रांडिंग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, शॉर्ट टर्म में फ़ायदा नहीं मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़रूर उसका फ़ायदा मिलता है। दूसरा, मेथड स्टडी के कुछ इंडिकेटर्स भी होते हैं। देयर आर फ्यू इंडिकेटर्स ऑफ मेथड स्टडी। कौन कौन से इंडिकेटर्स ऑफ मेथड स्टडी? जो इंडिकेटर्स हैं वो कौन कौन से इंडिकेटर हैं दोस्तों मेथड स्टडी के? तो इसमें जो इंडिकेटर है कि कहाँ पे बोटल नेक है, कहाँ पे लेकुना है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, उसको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला क्या है, बोटल नेक। फिर अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्स, अंडर यूटिलाइज्ड कौन सा रिसोर्स जो है अंडर यूटिलाइजेशन है, या कौन सा मशीन है जो आइडल पड़ा हुआ है, आइडलनेस ऑफ मशीन। ऐसा कौन सा वर्कर है जो ज़्यादा एब्सेंट हो रहा है, ये भी तो देखना है। तो दीज आर दी जो है। फिर ऐसा तो नहीं कि इनकंसिस्टेंट, आप जो है समय पे सैलरी नहीं देंगे, इनकंसिस्टेंट वेजेज, आप सैलरी सही से नहीं देंगे ना तो सामने वाला तो एब्सेंट होगा। अब देखिए कई जगह 100 फ्लोर पे मैं देखा इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उनकी सैलरी देते हैं 15,000 रुपया, मान लीजिए, ठीक है। वर्कर को दिए कितना, 15,000 रुपया, मतलब 500 डेली का। और कहीं से काम आ गया उसके पास कि भाई आ जाओ काम कर लो, 1,000 रुपया दे देंगे दिन भर का, तो एक दिन का छुट्टी ले लेता है। छुट्टी लिया तो क्या गया, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 500 रुपया कटेगा, यहाँ 1,000 रुपया मिल गया। तो ये चीज़ें वो सोचता है। तो दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ मेथड स्टडी। एक इसी में आता है पार्ट कि मेथड इम्प्रूवमेंट जो है कैसे करें। तो इम्प्रूवमेंट जो है हर जगह इसेंशियल है। इम्प्रूवमेंट इज इसेंशियल, चाहे आपके अपने रियल लाइफ में हो, या वर्चुअल लाइफ में हो, या फैमिली लाइफ में हो, या इंडस्ट्री लाइफ में हो, हर जगह पे
इम्प्रूवमेंट जरूरी है। जो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ वो बर्बाद हो गया। प्रोडक्ट में भी हो इम्प्रूवमेंट जरूरी है। जिस प्रोडक्ट में कोई चेंजेज नहीं आता है, क्वालिटी इम्प्रूव नहीं होता है, वो धीरे धीरे मार्केट से क्या हो जाता है, आउटडेटेड हो जाता है। आप कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट उठा करके देख लीजिए, उसमें डे टू डे कुछ मॉडिफिकेशन होना जरूरी है प्रोडक्ट में। आप कोलगेट पेस्ट करते हो, आप ध्यान दीजिए पिछले 15 सालों में कोलगेट पेस्ट में कितने सारे चेंजेज हुए हैं। कोई भी चीज में हो, जहां चेंज हो सकता है, चेंज होना भी चाहिए। दूसरा, जो भी काम करने के लिए दिया गया है, मेथड जो दिया गया है, उसके प्रति जो है रिस्पॉन्सिबल लोग हों, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले लोग हों कि हाँ ये चेंज हमने एक्सेप्ट किया है और इम्प्रूवमेंट करके दिखाएंगे। तीसरा एक चीज होता है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। ये मैनेजमेंट का काम है कि फैसिलिटीज दे, नहीं तो वर्कर क्या बहाना बना देगा कि भाई ये मशीन ही नहीं है हमारे पास, ये आदमी नहीं है हमारे पास, ये सीक्वेंस का सीट नहीं है हमारे पास, ये लेआउट नहीं है, ये प्रोसेसिंग टाइम इसकी जो है बहुत ज़्यादा है। तो कुल मिला करके एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक समझी जाती है। किसके लिए? मेथड स्टडी को समझने के लिए, मेथड स्टडी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं क्या, एलिमेंट्स ऑफ मेथड स्टडी। एलिमेंट्स ऑफ मेथड स्टडी की यदि बात करें, कौन कौन सा एलिमेंट है मेथड स्टडी का, तो इसको समझिएगा। क्या है? एलिमेंट्स ऑफ मेथड स्टडी। अब कौन कौन से एलिमेंट है मेथड स्टडी का? तो सबसे पहला चीज है कि कोई भी मेथड की स्टडी आप कर रहे हैं, इसमें टोटल जो है 8 एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। एक एक करके थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहला जो है इसमें है कि पर्पज क्या है, मेथड स्टडी कर क्यों रहे हैं, मेथड चेंज कर क्यों रहे हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वेदर इट इज रिक्वायर्ड और डिजायर्ड। ये रिक्वायर्ड है या डिजायर्ड है, या मैनेजमेंट कह रहा है, या जो एग्जिस्टिंग मेथड है उसमें कुछ फंक्शन कम है, या आपके काम करने का उद्देश्य बदल गया। तो ये एक सबसे बड़ा चीज़ है कि पर्पज क्लियर हो। दूसरा, इनपुट प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं, चाहे वो मटेरियल हो। अब बड़ी बड़ी बातें तो कर दिए, बड़े बड़े मेथड डिजाइन कर दिए, अब न समय से मटेरियल मिल रहा है, न समय से आदमी आ रहा है, तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। फिर जो आपके पास मेथड चेंज करने की जो है ज़रूरत आपके पास जो फील हुई, उस ज़रूरत से आपका आउटपुट बढ़ने वाला है, आउटपुट चेंज होने वाला है, कोई एडिशनल आउटपुट मिलना है क्या, ये बहुत ज़रूरी है। आपने करोड़ों रुपया खर्च करके मशीन खरीद लिया और कोई एडिशनल आउटपुट नहीं मिला, मेथड नहीं मिला कि हम इम्प्रूव कर पाएँ, कंपनी को प्रॉफिट नहीं दिखा, तो मशीन खरीदने वाले की तो ऐसी तैसी होनी है। फिर नेक्स्ट है आपका सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी काम करने का तरीका होता है, जैसे चाय भी बनाते हैं तो पहले चाय बनाना है तो क्या करेंगे, पहले दूध डालेंगे, फिर शक्कर डालेंगे, फिर चाय पत्ती डालेंगे, एक सीक्वेंस है। ऐसा नहीं कि पहले हम जो है फिर गैस भी ऑन करना है, सब कुछ कर लिए, गैस ऑन नहीं किए। वहाँ का वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है, ये भी मेथड स्टडी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। यदि पॉलिटिक्स है, एक दूसरे से जो है दुश्मनी है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, यहाँ तक कि जो है लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, उससे भी आदमी का मूड ऑफ हो जाता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, आदमी पसीना पसीना हो रहा है, सेफ्टी नहीं है, प्रॉपर पैसा नहीं मिलता है, हेल्थ हजार्ड्स का फैक्टर है, केमिकल का गंध आ रहा है, तो बहुत सारे फैक्टर हैं। ये वर्किंग इन्वायरमेंट भी सही होना चाहिए, ये भी एलिमेंट है मेथड स्टडी का। नेक्स्ट है आपका मैन पावर। भाई सब कुछ कर रहे हो लेकिन करेगा कौन, मैन ही तो करेगा। और मैन पावर जो भी आपके पास है, जिसको वो काम करना है, वह कितना स्किल्ड है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वह स्किल्ड कितना है,
वो ट्रेंड कितना है, वो जो है रिस्पॉन्सिबल कितना है। भाई वो ट्रेंड है, स्किल है, लेकिन जिम्मेदारी लेकर काम नहीं करता है, तो फिर क्या होगा। वो कितना मोटिवेटेड है, मोटिवेशन कितना है, डिवोशन कितना है कंपनी के प्रति, वो डिवोटेड कितना है। फिर वो काम करेगा तो उसको इंसेंटिव कितना, हर आदमी काम करता है तो कुछ इंसेंटिव मिलेगा हमें, इसका कोई एक्स्ट्रा वेजेज मिलेगा या कोई बोनस मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो क्यों करेंगे। तो ये सब भी जो है, कोई भी मैन पावर है उसके परफॉर्मेंस को बहुत एक लार्ज एक्सटेंट तक इफेक्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट है फिजिकल फैसिलिटी। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वहाँ पर काम करने के लिए फैसिलिटी भी तो चाहिए, रिसोर्सेस तो चाहिए। आदमी कैसे काम करेगा, मशीन पे काम करेगा, इक्विपमेंट से काम करेगा, टूल से काम करेगा, ये चीज़ें तो चाहिए। भाई टेक्निक चलिए ईजाद कर लेगा, लेकिन टूल्स तो चाहिए, हथियार तो चाहिए उसको काम करने के लिए, मटेरियल तो चाहिए, रिसोर्स जो दूसरे हैं, टूल्स, फिक्सचर, मशीन, ये सारी चीज़ें चाहिए उसको, तभी तो काम करेगा। लेआउट प्रॉपर हो, प्रोसेस डिफाइंड हो, डिफाइंड प्रोसेस हो, और आउटपुट भी डिफाइंड हो कि हमें क्या चाहिए, ताकि आदमी समझ पाए कि करना क्या है। और आज के डेट में सबसे इम्पोर्टेंट है और लास्ट है इंफॉर्मेशन टेक्निक। इंफॉर्मेशन टेक्निक, अब आजकल कम्युनिकेशन का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, हर चीज़ कंप्यूटर से हो रहा है, तो डाटा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे पास डाटा होना चाहिए। यदि हम बात करें तो मशीन जो है कंप्यूटराइज्ड हो, जैसे सीएनसी मशीन होता है वो ज़्यादा अच्छा है। प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन क्लियर हो, इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्लियर हो। ऑपरेशनल सीट हो, कौन कौन सा ऑपरेशन उस पर करना है कंपोनेंट पे, ऑपरेशन सीट हो। साथ में ही स्पेसिफिकेशन सीट हो। स्पेसिफिकेशन मतलब उसकी ब्रॉड जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड जिससे कि वो मीट करेगा। स्पेसिफिकेशन कि क्या क्या हमारा कितना मिलीमीटर का जो है लेंथ चाहिए, डायमीटर चाहिए, कितना सरफेस फिनिश चाहिए, नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना होगा, किस क्वालिटी का मटेरियल जो है होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है स्पेसिफिकेशन सीट में इंक्लूड रहती है। तो दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ मेथड स्टडी। कौन कौन से एलिमेंट है, पर्पज, इनपुट आउटपुट सीक्वेंस, वर्किंग एनवायरनमेंट, मैन पावर, फिजिकल फैसिलिटी या इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज भी इसको बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्निक। और इसी के साथ जो है मेथड जो एलिमेंट हैं, जो भी आपका एलिमेंट है उसके कुछ डायमेंशंस होते हैं। क्या डायमेंशंस होते हैं ये भी थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद जो है मेथड स्टडी के बेनिफिट्स पे आएंगे। डायमेंशंस ऑफ मेथड डिजाइन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला ही जो डायमेंशन है हमारा वह है कोई भी फिजिकल जो है एलिमेंट है या फंडामेंटल है, उसका स्पेसिफिकेशन में, उसके स्पेसिफिकेशन में पहला ही है कि बेसिक डिस्क्रिप्शन तो होना ही चाहिए हर जगह। वहीं का वहीं हो तो अच्छी बात है, या वहाँ स्टार लगा करके और फिर कहीं पे वो स्टार की जगह नीचे लिख दिया जाए कि जो है क्या है, क्यों है, कब ये एलिमेंट आएगा, प्रोडक्ट आएगा, कैसे है, कौन करेगा, ये सब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का जो है डिफिनीशन उसमें दिया हुआ हो। दूसरा, आउटपुट रेट क्या होगा, आउटपुट रेट क्या रखना है, पर मिनट, पर आवर, ये जो है क्लियर हो। फिर कंट्रोल मैकेनिज्म जरूरी हो। जैसे हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं मशीन पे, पर्टिकुलर इस क्वालिटी का बनाना था कि उस पर 9.05 का डायमेंशन आए मान लीजिए। अब टॉलरेंस लिमिट हो गया 0.01 प्लस माइनस में। अब इसके बियॉन्ड जाएगा, ठीक है ना, ये आपका रेफरेंस हो गया,
ये रेफरेंस हो गया, ये अपर लिमिट हो गया, ये लोअर लिमिट हो गया। इसके बीच में यदि प्रोडक्ट है तो सही है, इसके ऊपर गया तो गड़बड़ है। तो ये ऊपर गया तो अब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं और सब ऊपर ही जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो प्रोडक्ट तो गड़बड़ चले गया ना। तो तुरंत कोई हो वहाँ पे कि बता सके कि जो है ये गड़बड़ जा रहा है। दैट मीन्स देयर मस्ट हैव टू हैव मैकेनिज्म टू कंट्रोल द आउटपुट, कंट्रोल द मटेरियल, टू कंट्रोल द क्वालिटी, ईच एंड एवरीथिंग। अब मान लीजिए कोई सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है, अब यहाँ पे भी एक आदमी, यहाँ भी एक आदमी सब जगह लग रहा है। ये जब काम कर लेगा तब ये करेगा, ये जब कर लेगा तब ये करेगा, जब ये करेगा तो ये कर लेगा। अब ये भी अपना काम करके इधर कर दिया, ये भी अपना काम कर दिया और ये आदमी एब्सेंट है। क्या होगा, इधर का बहुत सारा वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री आकर के यहाँ जमा हो जाएगा। अब ये इंतजार कर रहा है तो ये भी खाली बैठा है कि नहीं। तो ये चीज़ ध्यान देना है कौन एब्सेंट है कौन प्रेजेंट है। यदि एब्सेंट है तो उसकी जगह पे कौन काम करेगा। कोऑर्डिनेशन एंड इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेक्शन जो है, अब यहाँ पर कई सारे पार्ट्स आते हैं। कोऑर्डिनेशन इसमें सबसे ज़्यादा है कि यदि कोई मशीन है जहाँ से खरीदी गई है वहाँ से वर्कर को ट्रेनिंग दी गई है कि नहीं। कोई मशीन में छोटा मोटा खराबी आता है, फॉल्ट आता है, तो वर्कर हमारा ठीक कर पाता है कि नहीं, ऊपर वाले इसकी सुनते हैं कि नहीं। तो कोऑर्डिनेशन इज वेरी इम्पॉर्टेंट। और हमेशा हमेशा ध्यान रखिए कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, मतलब फ्यूचर में भी हर चीज़ का स्कोप बना रहना चाहिए, तभी तो भविष्य सुरक्षित है। नहीं तो दैट मीन्स यू हैव टू प्लान द प्रोडक्शन एक्टिविटीज फॉर फ्यूचर इटसेल्फ, नॉट यू हैव टू थिंक ओनली द प्रेजेंट थिंग्स। इसके अलावा कुछ गाइडलाइंस होते हैं। गाइडलाइंस डायमेंशंस के अलावा ही जो है गाइडलाइंस भी होते हैं। कौन कौन से गाइडलाइंस होते हैं। सबसे पहला जो गाइडलाइंस है कि हर चीज़ में सिर्फ फ़ायदा ही नहीं, हर चीज़ का जो है कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो सबसे पहला देखना है कि लिमिटेशन क्या है। हर चीज़ का फ़ायदा सोचने के पहले उस चीज़ का नुकसान भी सोच लेना चाहिए। तो सोचना है तो ये भी देखना है कि जो डिसएडवांटेज हो कम से कम हो, एडवांटेज ज़्यादा हो। जैसे किसी को डायबिटीज हो गया, ध्यान दीजिएगा, किसी को डायबिटीज हो गया, डायबिटीज का बेशक कोई भी दवा खाएगा उस दवा का साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट तो है उस दवा का, लेकिन दवा खाने के बाद भी मान लीजिए 40 साल के एज में उसको डायबिटीज हुआ, दवा खाने के बावजूद भी, साइड इफेक्ट के बावजूद भी वो 60 साल की ज़िंदगी जी लेता है। तो घाटा तो है दवा खाने का 60 साल की, लेकिन दवा नहीं खाएगा तो 5 साल में 45 साल में ही निपट गया बंदा। तो कौन अच्छा है। तो इतना साइड इफेक्ट चलता है। अरे बस समझ में। तो साइड इफेक्ट तो सही है, लेकिन उसके हर चीज़ के दर्द के पीछे भी एक खुशी होती है। वो खुशी भी तो जो है मीठा मीठा, कई बार किसी काम में दर्द होता है, दर्द छिपाए छिपती नहीं है, लेकिन उसके पीछे की जो खुशी है वो भी छलक करके आ जाता है। तो खुशी दिख जाती है, दर्द छिप जाती है। तो ये एक जो है ध्यान देना है। दूसरा चीज़ है आपका कि रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी, बी रेगुलर। कोई भी आप मेथड किए हैं या जो है मशीन खरीदे हैं, एक दिन में जो है कुछ नहीं होता है। आपको कंटिन्यूअस उस पर काम करना पड़ेगा, ऑप्टिमम तरीके से काम करना पड़ेगा, स्पेसिफिक काम करना पड़ेगा, एक स्ट्रेटेजी बना करके काम करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्टिव आपके पास डिफाइंड हो कि हम इस ऑब्जेक्टिव को लेकर के काम कर रहे हैं, हमारा ये उद्देश्य है। आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखना पड़ेगा, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन देखना पड़ेगा, कस्टमर जो है सेटिस्फाइड है कि नहीं रेगुलरली, क्योंकि आज जो सिचुएशन है वही सिचुएशन कल नहीं होगा। आपका जो है स्क्रैप हो गया या वेस्ट है या रीवर्क है, ये सब कम से कम होना चाहिए, ये समय के साथ घटना चाहिए। जो फीचर्स या जो फैसिलिटी हमारे वर्कर को इनएफिशिएंट बनाते हों या
टेंशन क्रिएट कर रहे हो या स्ट्रेस डेवलप कर रहे हो, ऐसे लोगों को भी और ऐसे मशीन को भी और ऐसे मेथड को भी हटा देना चाहिए जो हमारे प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करते हो, कॉस्ट को बढ़ाते हो। तो ये क्या था, कुछ गाइडलाइंस थे वर्क स्टडी के। अब लास्ट में हम लोग देखेंगे वर्क स्टडी के बेनिफिट्स, बेनिफिट्स ऑफ जो है मेथड स्टडी। अब मेथड स्टडी के बेनिफिट्स क्या है, लीजिए हम पहले भी बता चुके हैं, देयर आर अनलिमिटेड बेनिफिट्स। बेनिफिट जैसे बेनिफिट नहीं है, देयर आर अनलिमिटेड बेनिफिट्स, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट जो है, सबसे पहला कि एक तो ये न्यू मेथड डिजाइन करता है और एग्जिस्टिंग मेथड को इम्प्रूव करता है। क्यों? कि प्लांट की जो है इफ़िशियंसी हमारी बढ़े, प्लांट की इफ़िशियंसी हमारी इम्प्रूव हो, प्रॉफिट हमारा बढ़े, प्रॉफिट बढ़े, ये सिंबल दे रहे हैं कि बढ़ने घटने का, ऊपर नीचे। दूसरा, एक वर्किंग प्रोसीजर जो है, वर्किंग प्रोसीजर इंप्रूव हो, वर्किंग प्रोसीजर। ये जो है मेथड स्टडी आपको जो है कोई भी डिसीजन लेने में हेल्प करता है, चीज़ों की सूटेबिलिटी चेक करता है, सूटेबिलिटी एग्जिस्टिंग मेथड से जो है प्रपोज मेथड के कंपैरिजन के दौरान ये भी देखता है कि फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं। मान लीजिए कि कोई नया मेथड लाए, उससे इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो पुराने मेथड में आने में दिक्कत ना हो। मालूम चला कि जो है एक कौवा कोयल का गाना जो है आवाज़ निकालने के चक्कर में अपना भी आवाज़ भूल गया और उसका तो सीख नहीं पाया। मैंने घर से भी गए और घाट से भी गए, कहते हैं ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो ऐसा जो है न हो, वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए वापस आने की। हम हवा में न उड़ सकें तो ज़मीन पे कम से कम रह तो सकें। तो ये सूटेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी चेक करते आना चाहिए। फिर जो इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट हम किए हैं वो रिटर्न भी मिलना चाहिए हमें। जो है लेबर ट्रबल, जो है वर्कर की जो है ट्रबल या उसकी परेशानी कम होना चाहिए। जैसे वर्कर छोटी छोटी चीज़ों में स्ट्राइक कर लेते हैं, लॉक आउट कर लेते हैं, या जो है इफेक्टिव और ऑप्टिमम काम नहीं करते हैं, या ट्रेड यूनियन वाले जो है बहुत उछल कूद करते हैं। तो ये कुल इसलिए करते हैं, कहीं ना कहीं वर्कर अपने सैलरी से, फैसिलिटी से और काम से सेटिस्फाइड नहीं है। तो मेथड स्टडी यही करता है कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करे, बढ़िया करे, ताकि ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली कंपनी का भी नुकसान होता है और वर्कर का भी नुकसान होता है। सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो है मेथड स्टडी में सभी के बीच में, मतलब हम पहले भी बता चुके हैं कि ये मैनेजर हो गए और मैनेजर के इधर जो है मालिक है और इधर वर्कर है। ये वर्कर हैं और ये क्या है, मैनेजमेंट है। और ये तीनों में एक सच्चाई होनी चाहिए, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो कि यहाँ पर ये मेथड स्टडी कर पाता है। मेथड स्टडी इस चीज़ को बेहतर तरीके से डील कर पाता है, किसके, वर्कर और मैनेजमेंट के बीच का रिलेशन, मतलब एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के बीच के जो रिलेशन है वो बेटर करने में हेल्पफुल होता है। कौन? मेथड स्टडी। तो आज हम लोगों ने ये मेथड स्टडी, या इसी को कई जगह पे मेथड इंजीनियरिंग भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो आज हम लोग यहीं तक जो है बात करेंगे, क्योंकि 40 मिनट्स की वीडियो हो गई। 40 मिनट्स ही मेरा टारगेट रहता है कि कोई टॉपिक लेकर के 40 मिनट्स के अंदर जो है अंदर कवर अप करें। लास्ट लेक्चर में हमने आपको वर्क स्टडी बताया था, इसमें मेथड स्टडी बताए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे मेथड स्टडी के कुछ फैक्टर्स जो है, लेकिन उसके पहले जो है हम लोग थोड़ा सा देख लें, रिवीजन कर लें कि मेथड स्टडी में हम लोग क्या पढ़े। तो मेथड स्टडी का कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया कि किस तरह से मेथड स्टडी जो है
हेल्पफुल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सोसाइटी के लिए, कंपनी के लिए, वर्कर के लिए, सभी के लिए बेनिफिशियल है। मेथड स्टडी होता क्या है, इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, किस लेवल पे ये काम करता है, ये भी हमने बताए। 3 एस्पेक्ट्स कि इन्वेस्टिगेट करता है कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन को उसमें दिक्कत कहाँ से आ रही है, और माइक्रो मोशन स्टडी करता है, इसीलिए इसका नाम जो है मोशन स्टडी भी है। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग जो है बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ, जो है इसके पहले जो है बात किए थे स्कोप ऑफ मेथड स्टडी की, क्या क्या स्कोप है, क्या इंडिकेटर्स हैं, ये हमने बताए थे। और जो है कुछ डायमेंशंस जो है बताए थे कि ये डायमेंशंस होने ही होने चाहिए, जैसे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है कि नहीं, सामने वाला जिम्मेदारी से काम कर रहा है कि नहीं, जिम्मेदारी बढ़ी कि नहीं, फैसिलिटीज सही है कि नहीं, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर है या नहीं, ये सारी चीज़ें जो है हमने देखे थे। फिर हमने आपको बताए थे एलिमेंट्स ऑफ जो है मेथड स्टडी कौन कौन से हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं, क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है, सीक्वेंस प्रॉपर है कि नहीं, वर्किंग इन्वायरमेंट सही है, मैन पावर सही है, फिजिकल फैसिलिटीज प्रॉपर हैं कि नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्निक जैसे कंप्यूटर और ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, ये चीज़ें हमने बताए थे। और इन्हीं से इंटर रिलेटेड कुछ हमारे जो है क्या हैं डायमेंशंस है, वो भी हमने आपको बताया था कि जो भी आप डिफाइन करते हैं पर्पज हो या इनपुट आउटपुट, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए, क्यों कर रहे हैं, कैसे करना है, कब करना है, करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें। आउटपुट रेट पे ध्यान दें, चीज़ें इम्प्रूव होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि मेथड स्टडी का मेन एम यही है। यदि वो इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब हमें या तो वापस जाना है या फिर से मेथड स्टडी को इम्प्रूव करना है। कंट्रोल मैकेनिज्म स्ट्रांग है कि नहीं, आप देखिए गाड़ी तभी आप बहुत स्पीड से चला पाते हैं जब उसके अंदर कंट्रोल मैकेनिज्म हो। यदि ब्रेक नहीं हो तो कोई भी गाड़ी तेज़ी से आप नहीं चला सकते हैं, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो। ठीक है, गाड़ी आप तभी तेज चला पाएंगे जब उसके अंदर कंट्रोल मैकेनिज्म हो। फिर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर है कि नहीं, और हर आदमी देखता है कि फ्यूचर में ग्रोथ मिले, जैसे कंपनी बेनिफिट चाहती है, वर्कर चाहता है सैलरी, इंसेंटिव, बोनस, ये सब चीज़ें। उसके लिए गाइडलाइंस भी हमने आपको कुछ बताए कि हर चीज़ में फ़ायदे के साथ कुछ नुकसान भी होता है, लेकिन नुकसान कम होता है, फ़ायदा ज़्यादा होता है, तो अपने को फ़ायदे की तरफ देखना चाहिए। फिर भी कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हैं ये देख करके चलना है, और कोई भी चीज़ कंटिन्यूअस होना चाहिए, एक दिन में जो है चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। उसी तरह से रेगुलर, कंटिन्यूअस, कंसिस्टेंट, क्लियर ऑब्जेक्टिव हो, सेटिस्फेक्शन के साथ हो, स्क्रैप, वेस्ट, रीवर्क, ये सब रिड्यूस हो, ये सारी चीज़ें जो है। और लास्ट में हमने आपको जो है बेनिफिट्स बताए थे, क्या क्या बेनिफिट्स हैं कि प्लांट की इफ़िशियंसी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ेगा, वर्किंग प्रोसीजर हमारा जो है डेवलप हो जाएगा, उसमें मेहनत कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आपको मिल जाएगा, डिसीजन लेने में हेल्प करता है मेथड स्टडी। वो मेथड स्टडी हर जगह सूटेबल और फ्लेक्सिबिलिटी इसकी रहती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा खासा मिल जाता है। लेबर जो हैं, जो वर्कर हैं, वो स्ट्राइक, लॉकआउट, ट्रेड ये सब नहीं करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है मेथड स्टडी से उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ जाती है, और मैनेजमेंट, मैनेजर और वर्कर के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, एक जो है फैमिलियर रिलेशन, एक फैमिली जो है बन जाती है। दोनों एक दूसरे के लिए जो है प्रॉफिट सोचते हैं, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये कुल मिलाकर के मेथड स्टडी का कोर कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग बात करने वाले हैं वह है फैक्टर्स, जो कि मेथड स्टडी में बहुत हेल्पफुल होता है। कौन कौन से फैक्टर हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, टेक्निकल हो, ह्यूमन हो, ये सारे फैक्टर्स की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज यहीं तक, तब तक आप इन वीडियोज़ को देखिए, और फिर नेक्स्ट वीडियोज़ का जो है लिंक इसके आई बटन में मिल जाएगा। आप स्वस्थ रहिए,
समृद्ध बनिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। कर भला तो हो भला, इस कॉन्सेप्ट के साथ ही इन वीडियोज को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।